ये है हमारा लेक्चर 189 और हम कर रहे हैं चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़, आपकी ज्योग्राफी एनसीईआरटी में से, टेक्स्ट एनसीईआरटी में से। और हमारा है पेज नंबर 50। ठीक है, हमने पेज नंबर 50 ओपन किया हुआ है आपकी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक में। एंड वी आर स्टार्टिंग विद द इंडस्ट्रीज़ चैप्टर। सो इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी, जस्ट एक सोचो आप कि जो आप नोटबुक यूज़ कर रहे हो या मैं जिस बुक से पढ़ा रही हूँ, वो जो बुक है या आपके पास जो नोटबुक है वो कैसे आपके पास आई। अगर मैं आपसे बात करूँ कैसे आई, तो सबसे पहले एक ट्री का हिस्सा काटा गया और फिर उसको एक मिल में भेजा गया और फिर वहाँ पे जो ट्री का वुड था वहाँ पे उसे प्रोसेस किया गया, फिर उसको वुड पल्प में कन्वर्ट किया गया, फिर उस वुड पल्प में केमिकल्स मिलाए गए और फाइनली पेपर में से कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब वुड को पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया और फिर इस पे इंक लगाई गई केमिकल की मदद से और फिर यहाँ इसमें से नोटबुक बनाई गई। ठीक है, और फिर मार्केट में बेचा गया और फाइनली आपको मिला। आप देख सकते हो कितनी लंबी जर्नी है एक पेपर की। ठीक है, एक पेपर की कितनी लंबी जर्नी है। ठीक है, यहाँ देखो ये ट्री है, ये ट्री बिल्कुल ट्री से पेपर बना। ठीक है, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रॉ मटेरियल को चेंज करती हैं प्रोडक्ट्स में, जिनसे मतलब जो लोगों के लिए महत्व है, जो वैल्यू देती हैं लोगों को। ठीक है, अगर मैं आपको पेड़ दे दूं और मैं कहूं उस पर लिखो, तो आपके लिए वो वैल्यू नहीं होगा। आपको लिखना है तो आपके लिए वो नोटबुक ही वैल्यू करेगी। ठीक है, आप जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रॉ मटेरियल्स को किस में चेंज करती है, चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पल्प है वो पेपर में चेंज हुआ और पेपर किस में चेंज हुई, पेपर चेंज हुआ नोटबुक में। तो ये 2 स्टेजेस दिखाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के। ठीक है, जो पेपर पल्प से बना और जो क्लॉथ बना कॉटन से, वो आपको वैल्यू देता है हर स्टेज पे। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड एडेड वैल्यू एडेड टू दैम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो आपको पल्प से पेपर मिला और कॉटन से क्लॉथ मिला। ठीक है, प्लांट्स में आपको क्या मिलता है, प्लांट्स का जो पल्प है उससे आपको पेपर मिलता है और क्लॉथ कैसे मिलता है आपको, कॉटन से। कॉटन भी कैसे मिलते हैं आपको, प्लांट से ही मिलते हैं। ठीक है, ये आप जब सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है तो आपको फाइनली हाथ में पेपर और कॉटन आता है। वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। जो फाइनली जो फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जो पेपर है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है और जो क्लॉथ है वो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट है। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और उसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा होती है देन द रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है उससे उनका यूज़ ज़्यादा होता है। अब फाइनली हम इंडस्ट्री क्या होता है वो पढ़ते हैं। इंडस्ट्री क्या होता है, industry refers to the economic activity that is concerned with production of goods, extraction of materials or the provision of services. इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे आप गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब पैसे कमाने का जरिया है। मतलब इसमें क्या होता है, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, एक्सट्रैक्शन होता है मिनरल्स का या तो सर्विसेज का देना, उसे इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री क्या है, फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें नई नई चीज़ें बनती हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और सर्विसेज दी जाती हैं, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, फूड इंडस्ट्री क्या है,
वो फूड इंडस्ट्री में सर्विस देते हैं खाने की, ठीक है। सो सर्विस दी जाती है, वुड का प्रोडक्शन भी होता है, मिनरल्स भी एक्सट्रैक्ट होते हैं। Thus we have iron and steel industry, coal mining industry and tourism industry, ठीक है। सो हमारे पास कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? Thus we have iron and steel industry जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन होता है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री जिसमें कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फिर होती है टूरिज्म इंडस्ट्री जिसमें सर्विस मिलती है, ठीक है। सो अब हम करेंगे इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। So industries can be classified on the basis of raw material size ownership. इंडस्ट्रीज का अगर आप क्लासिफिकेशन करो, सो आप रॉ मटेरियल्स कच्चे माल के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से और ओनरशिप के हिसाब से उसे क्लासिफाई कर सकते हो। सो रॉ मटेरियल्स के हिसाब से अगर आप करोगे, ठीक है, सो रॉ मटेरियल के हिसाब से raw materials industries may be agro based, mineral based, marine based, forest based depending on the type of raw material they use, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन क्या है? सो इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, ठीक है। 1 2 3 4। सो रॉ मटेरियल कच्चे माल के हिसाब से इंडस्ट्रीज 4 में डिवाइड होती है। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, मेरीन मतलब रिलेटेड टू फिश वगैरह, वाटर, खारा पानी, फॉरेस्ट बेस्ड फॉरेस्ट, ठीक है। मिनरल बेस्ड मतलब मिनरल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक एक को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज मटीरियल्स, ठीक। सो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल कच्चे माल के तौर पे यूज़ करती हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, तेल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर, ये सब जानवरों से मिलता है। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हुई। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज़ मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटीरियल्स, ठीक है। सो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो मिनरल ओर को यूज़ करती हैं अपने रॉ मटेरियल कच्चे माल के तौर पे, ठीक है। सो इन्हीं जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट बाकी इंडस्ट्रीज़ को सामान माल बेचते हैं, ठीक है। So mineral based industries are primary industries that use mineral ores as their raw materials. जैसे कि आयरन है, आयरन हमें कहाँ से मिलता है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, आयरन ओर से मिलता है। सो ये आपको पता है लोखंड तो कहाँ कहाँ कितनी कितनी जगह पे काम आता है, ठीक है। सो जैसे आयरन है, आयरन हमें मिलता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से। कहाँ कहाँ काम आता है? सो ये हमें काम आता है, इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस, ठीक है। फिर मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। सो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशियन एज रॉ मटीरियल्स। सो जो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सी और ओशियंस के प्रोडक्ट को एक रॉ मटेरियल कच्चे माल की तरह यूज़ करती हैं। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल। सो वो इंडस्ट्रीज़ जो सी फूड बेचती हैं या फिश ऑयल को मैन्युफैक्चर करती हैं वो मरीन बेस्ड। सो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ सी और ओशियन से मिलने वाली चीज़ों को बेचती हैं, प्रोसेस करती हैं, बेचती नहीं हैं, उनको बनाती हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज रॉ मटीरियल। सो वो फॉरेस्ट की चीज़ों को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करती हैं, जैसे कि पेपर, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है। सो ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें यूज़ करती हैं। अब साइज़ मतलब साइज़ के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। So based on size, industries can be classified into small scale and large scale industries. So small scale industries क्या होती हैं? जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो छोटे छोटे, जैसे आप देखते हो
कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर बाय हैंड, मतलब जहाँ पे हाथों से बनाई जाती हैं चीज़ें उसे कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, गाँव में छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, ऐसे ही नहीं घर में ही ऐसे खोल देते हैं वैसा कुछ। सो आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिसंस, ठीक है। सो हाथों से सामान बनाया जाता है कड़ियों द्वारा, आर्टिसंस द्वारा, उसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीज़ें बनती हैं? बास्केट वीविंग, पोटरी, हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं। बास्केट बनाते हैं, पोटरी बनाते हैं या बाकी हैंडीक्राफ्ट। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज़ लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि छोटी सी इंडस्ट्री है, ऐसे ही घर में गांव में खोल दी है, सो इनमें पैसे भी बहुत नहीं लगते हैं और टेक्नोलॉजी भी बहुत यूज़ नहीं होती है, ठीक है। सो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आपको पैसे भी ज़्यादा चाहिए और आपको टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। सो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा लगती है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। सो जो सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग, स्मॉल नहीं, ये लार्ज स्केल होगी। अच्छा सॉरी, सिल्क वीविंग मतलब ये जो सिल्क के कपड़े बनते हैं या फूड प्रोसेस होता है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स मतलब कार, ट्रक, इन सब का बनना, हैवी मशीनरी का बनना, ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। सो शॉर्ट स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कम पैसा लगता है और घर में ही हो जाता है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में पैसा ज़्यादा लगता है, टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ होती है, इसलिए जो चीज़ें हैं वो भी बड़ी बड़ी होती हैं और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब जैसे गॉर्गन नट, मखाना बोलते हैं, ये इस तरह से मखाना दिखता है। सो गॉर्गन नट, ये जो मखाना बनता है, मेरे ख्याल से यहाँ तो मिलता भी नहीं है, यहाँ इस साइड आपकी साइड ये, पर बाकी जगहों पे बहुत मिलता है, लोग खाते भी हैं। सो इसकी सब्जी बनती है। सो ये मखाना भी देखो घर पे ही बनाया जा रहा है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कम पैसा लगता है, हाथ से काम किया जाता है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा लगता है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा यूज़ होती है और काम भी मशीनों से होता है, ठीक है। इसके बाद है ओनरशिप, ठीक है। सो ओनरशिप मतलब इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया जाता है ओनरशिप के हिसाब से कि मालिक कौन है। सो इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट, स्टेट ओन्ड, जिसको पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं, जॉइंट, कोऑपरेटिव। सो इंडस्ट्रीज़ को चार में डिवाइड किया जाता है, ओनरशिप हक के हिसाब से चार में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है स्टेट ओन्ड सेक्टर जिसको पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं, फिर है जॉइंट सेक्टर और चौथा है कोऑपरेटिव सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर होता है कुछ लोग मिलके चलाते हैं, ठीक है। सो प्राइवेट सेक्टर आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। पब्लिक सेक्टर कौन चलाता है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चलाता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स हैं गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर के, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? सो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सो जॉइंट सेक्टर पूरा का पूरा स्टेट चलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है मारुति उद्योग। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। कोऑपरेटिव सेक्टर वर्कर्स द्वारा ही चलाया जाता है, ठीक है, सप्लायर वर्कर मतलब जो काम करते हैं वही चलाते हैं,
जैसे कि एग्जाम्पल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, ठीक है। ज़्यादातर जो दूध की डेयरीज है ना, अमूल वगैरह, तो ये ज़्यादातर कोऑपरेटिव सेक्टर में आती हैं, ठीक है। सो यहाँ देखो 4 में है, जो प्राइवेट है वो लोग चलाते हैं खुद आपस में, जैसे मैं आप। फिर जो पब्लिक है, पब्लिक मतलब सरकार चलाती है, गवर्नमेंट। और जॉइंट सेक्टर पूरा स्टेट चलाता है, स्टेट और कुछ लोग मिलके चलाते हैं, ग्रुप। जॉइंट सेक्टर, जॉइंट मतलब स्टेट और ग्रुप मिलके। कोऑपरेटिव सेक्टर कौन चलाता है? जो वर्कर्स है वही चलाते हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, मतलब इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन। अभी देखो इंडस्ट्रीज़ कोई मस्ती नहीं है सेटअप करना, इंडस्ट्री सेटअप करने में बहुत पैसे भी लगते हैं। सो आपको उसकी लोकेशन का भी ध्यान रखना है। सो कैसे, क्या ध्यान रखना है? सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर, क्या क्या ध्यान रखना है इंडस्ट्रीज़ को जब आप सेटअप करो? सो आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल आराम से वहाँ मिल जाएगा। लैंड, ज़मीन अच्छी होनी चाहिए। वाटर, पानी की व्यवस्था 24 कलाक होनी चाहिए। लेबर, लेबर मतलब जो लोग काम करने आएंगे वो आसानी से मिल जाए। ऐसे नहीं आप इंडस्ट्री सेटअप कर दी, लोग ही नहीं हैं। पावर, पावर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। कैपिटल, आपके पास पैसा होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम आप अंदर उजाड़ में हो, किसी को आना जाना हो, आ ना पाए, जा ना पाए, आपको माल भेजना है, खरीदना है, कुछ हो ही ना पाए। और सबसे बड़ी चीज़ मार्केट, मार्केट नज़दीक होना चाहिए। मतलब चीज़ बना ली आपने, सपोज आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपने टेक्सटाइल कपड़ा बना लिया, बेचना तो पड़ेगा ना मार्केट में। मार्केट दूर होगा तो कैसे काम चलेगा? सो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप इंडस्ट्री सेटअप करो। सो इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स आर इजी। मोस्टली लोग इंडस्ट्रीज इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही सेटअप करते हैं। कई बारी गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव भी देती है, मतलब गवर्नमेंट भी मदद करती है। गवर्नमेंट कैसे मदद करती है? गवर्नमेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी सी आपको कटौती, सब्सिडाइज्ड पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी छूट देती है आपको। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आपको जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम कर देती है। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको बाकी चीज़ें भी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो पिछड़ी हुई एरियाज़ हैं, सारे लोग भाई खाली डेवलप्ड एरियाज़ में नहीं, तो गवर्नमेंट मदद करती है कि इंडस्ट्रीज़ ऐसी एरियाज़ में भी डेवलप हो पाएँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लेट्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। जो बहुत ही पिछड़ी हुई एरियाज़ हैं, जिनकी कोई तरक्की नहीं हो रही है, तो सरकार कोशिश करती है वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो जाए। इंडस्ट्री सेटअप होगी तो उस एरिया में पैसे का भी अच्छा ग्रोथ होगा, ठीक है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लेड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। इंडस्ट्रीज़ की वजह से कई बार पूरे गाँव, पूरे सिटी बस जाती है, ठीक है। अच्छा, अभी इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? सो एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। इंडस्ट्रियल सिस्टम मतलब देखो इंडस्ट्री भी एक सिस्टम है। सो उसमें क्या क्या होता है? इनपुट मतलब आप उसमें डाल क्या रहे हो, क्या क्या चाहिए। प्रोसेसेस, फिर ये जो पूरा लंबा प्रोसेस होता है वो। एंड आउटपुट, फिर रिजल्ट क्या मिल रही है। जैसे गुड़ बनाना, ठीक है। सो किसी आप गुड़ बनाना है, सो शुगर केन में से गुड़ बनाना है, तो शुगर केन आपकी फैक्ट्री में आएगी, फिर पूरा प्रोसेस होगा। सो शुगर केन रॉ मटेरियल है, पूरा प्रोसेस होगा और फिर आपको मिलेगा गुड़, ठीक है। सो वो आपका आउटपुट हुआ। इनपुट मतलब आप किससे बना रहे हो, और आउटपुट मतलब क्या बना रहे हो, ठीक है। सो इनपुट में क्या क्या लगता है? सो इनपुट आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इनपुट में क्या क्या आता है? कच्चा माल, काम कराने वाले लोग, लैंड का कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, पावर और बाकी चीज़ें। प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस में सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जिससे आप कच्चे माल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। सो प्रोसेसेस इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। आउटपुट्स क्या होते हैं? जो फाइनल आपको प्रोडक्ट मिलता है, जिससे आपको बेच के फ़ायदा भी मिलता है।
सो द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम इट, ठीक है। सो इस तरह से इंडस्ट्रियल सिस्टम, सो इंडस्ट्रियल सिस्टम मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होते हैं? सो इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडस्ट्रियल रीजन कब बोला जाता है? जब एक ही जगह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बन जाती हैं, और क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ नज़दीक हैं तो एक दूसरे की मदद भी करती हैं। जैसे कि कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री है, सो कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री को डाई लगेगा, डाई चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आजू बाजू होंगे तो एक दूसरे से ले पाएंगे आराम से, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगा। सो इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होते हैं? जब एक साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लोकेट करती हैं उसे इंडस्ट्रियल रीजन्स कहते हैं। सो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या हैं? सो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, ठीक है। सो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर, ठीक है। सो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं दुनिया की, वो हैं नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ठीक है। सो ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये कहाँ लोकेट होती हैं? सो ये एकदम टेम्परेट एरियाज़ में, जहाँ ज़्यादा ठंड, जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं, और ज़्यादातर सी पोर्ट्स के नज़दीक और कोल्ड फील्ड्स के नज़दीक लोकेट होती हैं। इवन इंडिया के पास भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जहाँ पे मतलब एक ही जगह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। सो इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम रीजन। सो क्लस्टर मतलब इकट्ठा, ठीक है। सो इंडिया के पास बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे कि मुंबई पुणे, फिर बेंगलोर तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद बड़ौदा, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर, गुड़गांव दिल्ली मेरठ और कोलम तिरुवनंतपुरम, ठीक है। सो ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ठीक है। सो इस तरह से इवन यहाँ पे आपकी बुक में इंडस्ट्री से होने वाली तकलीफ़ों की भी बात की गई है। अगर आपको पता हो तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक इंडस्ट्री में से गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे, ठीक है। सो ये इंडस्ट्रीज से होने वाली तकलीफ़ें भी हैं, मतलब इसलिए जो इंडस्ट्री की लोकेशन है वो सही होनी चाहिए। मतलब अगर थोड़ी रेसिडेंशियल एरिया के नज़दीक होगी तो कभी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो तो लोगों की डेथ हो सकती है, उनको बीमारी हो सकती है। अब हम चलते हैं पेज 54 पे। सो पेज 54 पे देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो जो वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज़ आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री वर्ल्ड की सबसे मेजर इंडस्ट्री हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ठीक है। सो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज़ आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ठीक है। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज़, पुरानी इंडस्ट्रीज़, ये बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन स्टील टेक्सटाइल। वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन इमर्जिंग इंडस्ट्री, आईटी अभी बहुत डेवलप हो रही है, ठीक है। सो दुनिया की मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं? आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, ठीक है। आयरन स्टील और टेक्सटाइल बहुत पुरानी है, टेक्सटाइल मतलब कपड़े की इंडस्ट्री, ये बहुत पुरानी है, पुराने ज़माने से चलती आ रही है। जबकि आज की लेटेस्ट है आईटी इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंटरनेट आजकल बहुत डेवलप हो रहा है। सो आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लोकेटेड है, वो कौन सी कंट्रीज़ हैं? सो द कंट्रीज़ इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। सो ज़्यादातर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ आपको जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया में दिखेंगी,
टेक्सटाइल मतलब कपड़े की इंडस्ट्री आपको इंडिया में दिखेगी, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान में। और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। सो आईटी इंडस्ट्री आपको ज़्यादातर डेवलप्ड कहाँ दिखेगी? कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली करके जगह है, और इंडिया में बेंगलोर में दिखेगी आपको। सो देखो, इंडिया के बेंगलोर का नाम है, आईटी इंडस्ट्री में आता है। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी बहुत सारे इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट्स लगते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक फीडर इंडस्ट्री है। फीडर का मतलब इसी के ही प्रोडक्ट्स दूसरी इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल, कच्चे माल की तरह यूज़ करते हैं। सो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या लगता है? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में आयरन ओर चाहिए, कोल चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, लेबर, कैपिटल, साइट और बाकी चीज़ें। तो आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करना में ही बहुत सारे स्टेजेस लगते हैं। सो कच्चा माल जो होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है और फिर वो पिघलाया जाता है, स्मेल्ट किया जाता है। स्मेल्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा हीट में पिघलाया जाना। फिर उसे रिफाइन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, फिर स्टील मिलता है। ठीक है, सो ये स्टील बाकी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। स्टील जो होता है वो टफ होता है और उसको आराम से शेप कट किया जा सकता है, वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और स्टील को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए उसमें थोड़े से अलॉयज मिलावट भी की जाती है, एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर की। जो अलॉय है, अलॉय अगर मिक्स करते हैं, अलॉय मतलब कुछ मिक्स करना उसमें, सो मिक्स करते हैं, सो मिक्सिंग की वजह से स्टील जो है तो अच्छे से हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है, और उस पर जंग भी नहीं लगता है, रस्ट भी नहीं लगता। स्टील को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री भी कहा जाता है। स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, आज आप कोई भी चीज़ यूज़ करो, चाहे वो आयरन, चाहे आप टूल्स यूज़ करो, मशीनें यूज़ करो, वो सब किसकी बनी हुई हैं? आयरन और स्टील की बनी होती हैं। इवन शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटो, ये सब स्टील के ही बने हैं। इवन आपके घरों में छोटी छोटी पिन्स हैं, छोटी छोटी सुइयाँ हैं, सेफ्टी पिन है, वो भी स्टील की बनी हुई हैं। इवन जो ऑयल वेल्स होती हैं, जो कुएँ होते हैं तेल के, उनको भी स्टील से ही खोदा जाता है, स्टील की मशीनों से ही खोदा जाता है। और स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, मिनरल्स आर माइंड, और जो ऑयल का ट्रांसपोर्ट होता है वो भी स्टील की पाइपलाइन से ही होता है। मिनरल्स हैं, मिनरल्स की खुदाई भी स्टील से ही होती है। और जो फार्म की मशीनें हैं वो भी स्टील की ही होती हैं। लार्ज बिल्डिंग्स जो बनती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उनका जो अंदर से ढांचा होता है वो भी स्टील का होता है। तो ये देखो, स्टील का इतना ज़्यादा यूसेज है। ठीक है, सो इस तरह से स्टील का इतना ज़्यादा यूज़ है थ्रू आउट द वर्ल्ड। 1800 AD के पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहाँ लोकेट होते थे जहाँ रॉ मटेरियल, पावर, पानी, ये सब अवेलेबल हो। इसके बाद क्या हुआ? इंडस्ट्री की जो आइडियल लोकेशन है, फिर कोल फील्ड्स मतलब फिर कोयले की खदानों के आगे सेटअप किया जाने लगा, रेलवे को देखा गया, कैनाल्स को देखा गया। फिर 1950 के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बड़ी बड़ी एरियाज़, बड़े बड़े लैंड्स खरीद के सेटअप करा गया, जिनके आजू बाजू सी पोर्ट हो, मतलब नदियाँ बहती हों वैसा। सो क्योंकि वर्क टाइम के साथ साथ स्टील का काम बढ़ता गया, और जो आयरन ओर है, आयरन ओर हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। ठीक है, सो इस तरह से मतलब स्टील का जो काम है बढ़ता जाता है, और हमें मतलब इस तरह से, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी एरिया चाहिए। इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्री की तरक्की क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास कच्चा माल है, रॉ मटेरियल्स है, सस्ता लेबर है, ट्रांसपोर्ट है, मार्केट है। ठीक है, सो जो इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग, ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स? भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो। ठीक है,
सो ये सारे 4 स्टेट्स में हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट स्टील के सेंटर्स 4 स्टेट्स में हैं। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटक, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu are the other important steel centers utilizing local resources। तो ये जो सारे हैं 4 स्टेट्स में ही फैले हुए हैं, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट्स हैं, यहाँ पे मतलब ये सारी इंडस्ट्रीज पाई गई। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। भद्रावती, विजयनगर, कर्नाटक, वहाँ पे भी स्टील इंडस्ट्री है। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे स्टील इंडस्ट्री है। सालेम, तमिलनाडु, वहाँ पे भी स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है। सो जमशेदपुर 1947 से पहले खाली एक आयरन और स्टील प्लांट था कंट्री में, जिसका नाम है टिस्को, ठीक है। सो ये आपको याद रखने जैसी चीज़ है कि बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। सो ये टिस्को प्राइवेटली ओन्ड था, मतलब पब्लिक का नहीं था, प्राइवेटली एक कुछ लोगों ने बनाया था। और इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे आयरन और स्टील प्लांट्स खोले। टिस्को कब चालू हुआ था? टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साकची नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स सुवर्णरेखा एंड खारकाई इन झारखंड। टिस्को कहाँ लोकेटेड है? झारखंड में लोकेटेड था 1907 में। और रिवर्स कौन कौन सी थी? सुवर्णरेखा और खारकाई। फिर आगे जाके जो साकची था, साकची को जमशेदपुर कहा गया। ये साकची जो एरिया था उसे जमशेदपुर कहा गया। साकची वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर, ठीक है। सो जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। सो अगर देखो तो जमशेदपुर सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट आयरन और स्टील सेंटर है कंट्री का।